नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्य शिक्षा में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री की आंसर शीट जो कि बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 की है। साथियों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से हिस्ट्री के आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लें। शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले हम सीखेंगे साथियों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तृतीय मैसूर युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए। साथियों, यहाँ पर थोड़ा गलत नोट हो गया है। जिसके बाद पूछा गया था, क्या कॉर्नवालिस इसे रोक सकता था? यह दूसरा प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख लेना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है मैसूर आंग्ल तृतीय युद्ध के कारण। पॉइंट नंबर फर्स्ट डालकर लिखना है, टीपू सुल्तान अपनी बात का पक्का नहीं था। संधि के होते हुए भी उसने मराठों पर आक्रमण किया। जिसके बाद दूसरा पॉइंट है, मैसूर के द्वितीय युद्ध में अंग्रेज़ों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। यह बात कॉर्नवालिस को खटक रही थी। इसी कारण टीपू सुल्तान और कंपनी में कभी भी युद्ध छिड़ जाने का भय था। दूसरा पॉइंट हो गया। जिसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है तीसरा पॉइंट, टीपू सुल्तान समुद्र तट पर अपना अधिकार रखना चाहता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ्रांसीसियों से मदद मिल सके। जिसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है, सन 1789 में टीपू सुल्तान ने ट्रबनकोर की हिंदू रियासत पर हमला किया तो वहाँ का राजा अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया। फिर लिखना है, कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों को मिलकर टीपू सुल्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी। साथियों, ये 4 पॉइंट हो गए। जिसके बाद आपको हेडिंग डालकर लिखना है युद्ध की घटनाएं में लिखना है, युद्ध के पहले कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों से संधि कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू का राज्य पर जाने पर तीनों बराबर बांट लेंगे। इस प्रकार एक बार जनरल मिडोज एवं दूसरी बार स्वयं कॉर्नवालिस के नेतृत्व में टीपू पर आक्रमण किया गया। साथियों, यहाँ पर टीपू सुल्तान है पर आक्रमण किया गया और जब अटिकेरा नामक स्थान पर टीपू सुल्तान हार गया तो उसने संधि का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद हेडिंग डालकर लिखना है, श्रीरंगपट्टनम का संधि पत्र, मार्च सन 1794। लिखना है, इस संधि पत्र द्वारा टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को दे दिया एवं 30 लाख पौंड तथा अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के नुकसान जमानत के रूप में दिए। फिर लिखना है, मराठों को वर्धा एवं क्रयना के बीच की पश्चिमोत्तर भाग मिला, निजाम की पूर्वोत्तर भूभाग तथा अंग्रेज़ों को कुटुंग, मालाबार, डिंडिगुल एवं बारामहल के भूभाग मिले। अंग्रेज़ों को यह भाग सबल सुरक्षात्मक सीमा रूप में अपेक्षित भी थे। फिर लिखना है, तृतीय युद्ध के परिणाम। हेडिंग डालकर लिखना है, तृतीय युद्ध के परिणाम। यह संधि टीपू सुल्तान के विनाश का कारण बनी।
यह संधि टीपू सुल्तान के विनाश का कारण बनी। राज्य का आधार भाग निकल जाने से उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई। फिर लिखना है, इस संधि के कारण मुंबई में मैसूर जाने वाले मार्गों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। फिर लिखना है, लेकिन कॉर्नवालिस ने मैसूर को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया था, वह उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहता था। साथियों, यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तृतीय मैसूर युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां का परीक्षण कीजिए, क्या कॉर्नवालिस इसे रोक सकता था। ये दूसरा क्वेश्चन था। जिसके बाद हम जानेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिणी भारत के प्रांतीय क्षत्रियों की आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया। यह प्रश्न है जिसका आंसर है साथियों, व्यापार से प्रारंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गई। फिर लिखना है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। जिसके बाद लिखना है आपको, संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने लगा। किसी भी देश की आंतरिक दुर्बलता सदैव उसके बाहरी शत्रुओं को शुभ अवसर प्रदान करती है। फिर लिखना है, यह बात भारत के साथ ही हुई। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु बन गए और जो ही यूरोप में उनका आपसी युद्ध आरंभ होता। संसार के प्रत्येक कोने में जहां यह दो कंपनियां राज करती थी, आपसी युद्ध प्रारंभ होते थे। फिर लिखना है, भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का यह संघर्ष दक्षिण में शुरू हुआ। फिर लिखना है, कर्नाटक का प्रदेश हैदराबाद के निजाम के अधीन था। इसी समय भारत में आंग्ल और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसके बाद लिखना है, फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले था। इसके बाद लिखना है, डुप्ले की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाना और प्रारंभ कर दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1746 ईस्वी में भी दोनों शक्तियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध का प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक था। फिर लिखना है, इसके कारण इतिहास में उनका नाम कर्नाटक युद्ध पड़ा। जिसके बाद आपको हेडिंग डालकर लिखना है, कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। जिसके बाद हेडिंग में लिखना है, संघर्ष के कारण। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता इस युद्ध का पहला कारण था। दूसरा पॉइंट है, 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसी पर भी हुआ। इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है, डुप्ले की कूटनीति। डुप्ले की कूटनीति, जिसमें लिखना है, भारत में सन 1744 में पांडिचेरी तथा अन्य फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर डुप्ले था। लिखना है, मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स को यूरोपीय युद्ध के समय अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य भारत में तटस्थ रहने का प्रस्ताव प्रेषित किया। साथियों, जिसके बाद आपको लिखना है, मद्रास तथा पांडिचेरी दोनों ही बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित थे। फिर लिखना है, गवर्नर मोर्स विदित हो गया था कि इंग्लैंड से कमांडर बारनेट के अधीन एक जहाजी बेड़ा भारत की ओर प्रस्थान कर चुका था। फिर लिखना है, तथा उसने डुप्ले के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं की।
इतना लिखना है। जिसके बाद लिखना है फ्रांसीसी जल शक्ति अंग्रेजों की तुलना में कमज़ोर थी, अतः डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध नहीं होने हेतु निवेदन किया। साथियों, यहाँ पर अतः डुप्ले लिखा रहा है। जिसके बाद लिखना है डुप्ले के प्रस्ताव पर अंग्रेजों की उदासीनता के कारण डुप्ले लेकिन निराशाजनक स्थिति थी। डुप्ले की निराशाजनक स्थिति थी। नवाब ने उसके राज्य में युद्ध नहीं करने का फरमान जारी किया। इतना लिखने के बाद लिखना है आपको अंग्रेज़ों ने भी नवाब के आदेश को स्वीकार कर लिया क्योंकि वह नवाब को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कर्नाटक के प्रथम युद्ध की भारतीय राजनीति से कोई संबंध नहीं था। यह युद्ध यूरोप में इंग्लैंड एवं फ्रांस के आपसी संघर्ष का परिणाम था। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला। फ्रांसीसी सेनापति में सन 1740 ईस्वी में आते ही मद्रास पर आक्रमण किया। इनमें उन्हें सफलता ना मिल सकी। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है फिर इसलिए इंग्लैंड से सहायता आ पहुंची और मेजर लॉरेंस ने उन्हें हरा दिया। एक्सला-शापल, साथियों इन दोनों शब्दों को एक साथ लिखना है। एक्सला-शापल की संधि के अनुसार डुप्ले को मद्रास अंग्रेजों को वापस देना पड़ा। जिसके बाद हेडिंग डालकर आपको वापस लिखना है संघर्ष के परिणाम। संघर्ष के परिणाम में पहला पॉइंट है भारतीय नरेशों की कमजोरी प्रकट हो गई तथा यूरोपियों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। दूसरा पॉइंट है फ्रांसीसी और अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति से प्रभावित होकर भारतीय नरेश इन शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। तीसरा पॉइंट है यूरोपीय कंपनियों को यह अनुभव हुआ कि भारतीय नरेशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के अपार लाभ उठा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कर्नाटक के नवाब की सेना पराजित हुई। पांचवा पॉइंट है डुप्ले की प्रतिष्ठा बढ़ गई। साथियों यह हो गया हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। जिसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था रिपन के आंतरिक एवं सुधारों की समीक्षा कीजिए। जिसका आंसर आपको लिखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक की भांति लॉर्ड रिपन भी बड़ा सुधारवादी वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की भांति लॉर्ड रिपन भी बड़ा सुधारवादी वायसराय था। फिर लिखना है यह भारतीयों का सच्चा हितैषी था तथा शुभ चिंतक था और उन्हें वह सुखी तथा संपन्न बनाना चाहता था। उसने अनेक ऐसे सुधार किए जिसमें भारतीय जनता का बड़ा कल्याण हुआ। उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है पहला पॉइंट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना, जिसमें आपको लिखना है लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में अनेक अन्यायपूर्ण तथा अनुचित कार्य किए थे। उसके इस प्रकार के कार्यों में एक कार्य 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित करना भी था। लॉर्ड लिटन ने इस एक्ट द्वारा विभिन्न भारतीयों भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु अंग्रेजी समाचार पत्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया। पहला पॉइंट है। जिसके बाद दूसरा पॉइंट है स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना। हेडिंग डालना है। जिसके बाद उसमें लिखना है आपको स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देना लॉर्ड रिपन का एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसे ब्रिटिश सरकार का यह विचार स्वीकार नहीं था कि भारतीय स्थानीय स्वशासन में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखेंगे।
लिखना है उसका विचार था कि स्थानीय सुशासन व्यवस्था का भारत में उचित ढंग से परीक्षण नहीं किया गया। फिर लिखना है स्थानीय सुशासन के कारण जनता को अपना कार्य स्वयं करने का अवसर नहीं दिया गया था। विचार था कि स्थानीय संस्थाओं तथा गैर सरकारी सदस्यों पर अधिक विश्वास किया जाए। इसी विचार से प्रोत्साहित होकर 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के संबंध में अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया। इतना लिखना है। जिसके बाद लिखना है इस प्रस्ताव के अनुसार न केवल बड़े बड़े शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया, संपूर्ण भारत में जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। फिर लिखना है स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि विषयों का उत्तरदायित्व दिया गया। जिसके बाद लिखना है शिक्षा में सुधार, हंटर आयोग। हेडिंग डालना है आपको शिक्षा में सुधार, हंटर आयोग, जिसमें लिखना है लॉर्ड रिपन को भली भांति ज्ञात था कि बड़ी संख्या में शिक्षित होने पर ही भारतीयों का उत्थान संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार करने के उद्देश्य से ही उसने 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। फिर लिखना है इस आयोग को गठित करने का पहला उद्देश्य यह था कि यह आयोग शिक्षा के प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें तथा 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसके बाद चौथा पॉइंट है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में आपको लिखना है अपने कार्यकाल में लॉर्ड रिपन ने आर्थिक क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कार्य किए। अपने कार्यकाल में लॉर्ड रिपन ने आर्थिक क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने लॉर्ड मेयो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए समस्त राजस्व को इंपीरियल, प्रांतीय तथा 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। इंपीरियल भाग पर केंद्र का अधिकार था, जबकि प्रांतीय भाग पर प्रांतों का अधिकार होता था। विभाजित भाग का केंद्र तथा प्रांतों के बीच विभाजन हो जाता था। प्रांतीय सरकार के घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने उन्हें भू राजस्व का कुछ भाग देना भी स्वीकार कर लिया। चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया अपना। फिर पांचवा पॉइंट लिखना है आपको नागरिक सेवाओं में सुधार। नागरिक सेवाओं में सुधार हेडिंग डालना है। हेडिंग के बाद आपको उसमें लिखना है लॉर्ड रिपन के वायसराय बनने से पूर्व भारतवासियों के लिए भारतीय सिविल सेवा में आना अत्यंत कठिन था। भारतीयों को यह परीक्षा देने इंग्लैंड जाना पड़ता था तथा इसमें सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 18 वर्ष थी। लॉर्ड रिपन ने इंग्लैंड के उच्च अधिकारियों को यह परामर्श दिया कि इन परीक्षाओं का आयोजन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए, लेकिन उसका यह सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। जिसके बाद आपका छठा पॉइंट है फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक लिखना है आपको लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। इसके अंतर्गत 7 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के काम करने के घंटे निश्चित कर दिए तथा अब उनसे प्रतिदिन अधिक से अधिक 9 घंटे काम लिया जा सकता था। जिसके बाद सातवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट में आपको लिखना है जनगणना लॉर्ड रिपन के आगमन से पूर्व भारतीयों को एक अनियंत्रित भीड़ समझ लिया जाता था। लॉर्ड रिपन के आगमन से पूर्व भारतीयों को एक अनियंत्रित भीड़ समझ लिया जाता था तथा किसी भी व्यवसाय ने उनकी संख्या का ठीक पता लगाना उचित नहीं समझा, परंतु लॉर्ड रिपन अपने सभी सुधारों को वैज्ञानिक ढंग प्रदान करना चाहता था। फिर लिखना है 28 का यह प्रयास भारतीयों का ठीक पता लगाने पर ही पूर्ण हो सकता था। जिसके बाद लिखना है 8वां पॉइंट आपको इल्बर्ट बिल विवाद। हेडिंग डालना है इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें लिखना है
लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट बिल पारित कराने के प्रयास ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति लाने में विशेष योग दिया। 1873 ईस्वी के फौजदारी दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। यह पूर्ण रूप से अन्याय था तथा उच्च पदों पर आसीन भारतीयों के लिए असहनीय था। रिपन ने इस अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अपने परिषद की विधि सदस्य अल्बर्ट की सहायता के लिए बिल पारित कराने का प्रयास किया। अतः 2 फरवरी 1883 ईस्वी को 1883 ईस्वी को एक बिल प्रस्तुत किया गया। लिखना है। जिसके बाद विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों को समाप्त कर दिया जाए। साथियों, यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। जिसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका। प्रश्न पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए, जिसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है स्वदेशी आंदोलन, जिसमें लिखना है आपको 1906 में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। उसमें बहिष्कार, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजस्व के समर्थन की बात कही गई। इतना लिखना है। जिसके बाद लिखना है आपको बंगाल विभाजन एवं बंगालियों ने घोर विरोध किया। संपूर्ण बंगाल में सभाएं, प्रदर्शन एवं हड़ताल आयोजित की गई। शायद ही किसी घटना ने लोगों को इतना उद्वेलित किया हो जितना बंगाल विभाजन ने किया। फिर लिखना है फलस्वरूप जन आक्रोश फूट पड़ा। बंगाल में इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गली गली में वंदे मातरम का स्वर गूंज उठा। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्लादेश लिखा, जिसे गली गली में लोगों ने गाया। जिसके बाद लिखना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया और जनता से विदेशी माल का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग के लिए प्रतिज्ञा करवाई। फिर लिखना है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के कारण अनेक वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हो गया। जिसके बाद हेडिंग डालना है स्वदेशी और बहिष्कार, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डालना है स्वदेशी। इसमें स्वदेशी के बारे में जानेंगे और लिखना है आपको 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देश से धन निष्कासन एवं बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए देश में निर्मित वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। हिंदू मेले में प्रथम बार स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की चर्चा की गई। 20वीं शताब्दी में इसका उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया गया। सरकार पर दबाव डालकर बंगाल विभाजन को रद्द घोषित करवाना इसका प्रमुख प्रारंभिक उद्देश्य था। जिसके बाद लिखना है लाला लाजपत राय का विचार था कि दुकानदारों के देश इंग्लैंड के व्यापारिक हितों पर चोट पहुंचाकर ही उस पर दबाव डाला जा सकता है। इतना लिखने के बाद लिखना है आपको हेडिंग डालना है बहिष्कार। दूसरा पॉइंट है अपना स्वदेशी का पूरक पक्षी बहिष्कार है। बंगाल की जनता ने बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा की। विदेशी माल के बहिष्कार के लिए स्थान पर समिति गठित की गई। अनेक नेताओं ने बंगाल का दौरा किया और लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रतिज्ञा करवाई। फिर लिखना है सीमांत इस प्रकार बहिष्कार आंदोलन का स्पष्ट उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का उपयोग न करवाना था। इसका व्यापक अर्थ था सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार। फिर लिखना है संक्षेप में इसका तात्पर्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना था। जिसके बाद लिखना है राष्ट्रीय शिक्षा। हेडिंग डालना है राष्ट्रीय शिक्षा, जिसमें लिखना है राष्ट्रवादियों ने अनुभव किया कि
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास द्वारा ही भारतीयों का समुचित बौद्धिक विकास हो सकता है। इसलिए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली के विकास का भी प्रयास किया गया। इसके बाद लिखना है, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास जो देश के हितों का अनुकूल हो तथा विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर सके, और दूसरा ये था, स्कूल और कॉलेजों से निष्कासित विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर सके। साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री की आंसर शीट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।